इवान को रात को नाइटमेयर्स आते हैं तो वो उठ जाती है। उसकी आवाज़ सुन के मार्क भी उठ जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम क्यों अब तक जग रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं ड्यूटी पर होता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। दोनों बाहर जॉगिंग के लिए जाते हैं तो जीवोंग उससे पूछती है कि घर हमें मिला, उसके पीछे तुम थे ना। तो मार्क बोलता है कि वो किसी को जानता था, उसे घर बेचना है। तो उसने सारी सिचुएशन बताई और उसे कहा कि वो तुम्हें बेच दे। मंजू बाद में उससे बोलती है कि वो चाहे कितनी बार भी उसकी जान बचा ले लेकिन वो उसके ऊपर ट्रस्ट कभी नहीं कर पाएगी। मार्क हंसता है और बोलता है कि मुझे ये सारी चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता, उसका जो काम है वो वही करता रहेगा। तो मंजू मार्क से बोलती है कि अगर उसको किसी ने गोली मार दी तो क्या वो गोली के सामने आके वो गोली खा लेगा। तो मार्क बोलता है वो एक बॉडीगार्ड है और उसे वैसे ही ट्रेन किया गया है। मंजू अपने गले में से फादर का नेकलेस निकालती है जो मार्क ने पहले मंजू को दिया था और उसके गले में पहनाती है और कहती है कि इस नेकलेस की जरूरत ज्यादा तुम्हें है अभी, क्योंकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, फिलहाल प्रोटेक्शन की जरूरत तुम्हें है। रात में मार्क अपने रूम में प्रे करता रहता है तब रिकॉर्डिंग की मदद से मंजू अपने रूम में सारी बातें सुनती रहती है, क्योंकि उसने वो लॉकेट में रिकॉर्डर छुपा दिया था और वो सब कुछ सुनती रहती है जो मार्क बोलता है। रात में मंजू को अपने सिक्योरिटी हेड का कॉल आता है जो कि जूनिक का फॉर्मर असिस्टेंट भी था। वो उसे बोलता है कि जूनिक के सीक्रेट मोबाइल के बारे में पता लग गया है, क्योंकि जूनिक ने वो मोबाइल अपने असिस्टेंट के नाम पे लिया था और उसे बिल ओवरड्यू का मैसेज आया। उसने कहा कि उसने एक बार जूनिक को वो मोबाइल कार में यूज करते हुए देखा था और उसे डाउट है कि वो मोबाइल कार में ही मिलेगा। वो जूनिक की कार जाके चेक करता है और उसे उसकी साइड में वो मोबाइल मिल जाता है। मंजू को बोलता है कि वो उसे डिकोड करेगा और पता लगाएगा कि उस मोबाइल में क्या है। वो एल्गोरिथम की मदद से उसके पासवर्ड को अनलॉक करता है और उसके मैसेजेस पढ़ता है। वो पढ़ने के बाद वो बहुत ही शॉक हो जाता है। उसके बाद में वो तुरंत ही अपना सामान लेता है और ऑफिस से निकल जाता है। हमें बताते हैं कि अपना कंप्यूटर पूरा रिसेट कर दिया है। इसी में मंजू की असिस्टेंट उसे देख लेती है और वो सोचती है कि क्या इसने मोबाइल अनलॉक किया। वो अपना फोन उठाती है उसे कॉल करने के लिए, तो सामने वो उसका फोन देता है। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और वो देखती है कि वो आदमी अपनी गाड़ी में बहुत ही नर्वस और डरावा लग रहा है। वो उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ मंजू और मार्क ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसका सिक्योरिटी हेड ऑफिस में नहीं है। वो किसी से पूछती है कि वो कितनी देर पहले यहाँ से बाहर गया, तो लोग कहते हैं कि 30 मिनट पहले। मार्क उसका कंप्यूटर चेक करता है और बोलता है कि इसने अपना पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया। मंजू की असिस्टेंट अभी भी उसका पीछा करती रहती है और वो कंटिन्यूसली किसी को कॉल करता है लेकिन सामने वाले का फोन स्विच ऑफ आता है। आगे से एक ट्रक चलता रहता है, उससे उसका टक्कर हो जाता है और उसकी गाड़ी का बहुत ही जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। जो भी हॉस्पिटल में पहुंचती है और देखते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, वो बहुत ही घायल है। वो मंजू का हाथ पकड़ता है और उसके कान में बोलता है कि उसे डाउट है कि जूनिक शायद स्पाई था। ये सुनकर मंजू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो लोग वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं जब थोड़ी देर बाद मंजू की असिस्टेंट उसे जूनिक का सीक्रेट फोन देती है। मंजू जब वो फोन ऑन करती है तो दिखती है कि वो फोन भी फॉर्मेट किया हुआ है और मंजू सोचती है कि उसका पति पता नहीं क्या ऐसी चीज छुपा रहा था। इतने में मंजू के मोबाइल में एक मैसेज आता है। वो मैसेज में घर का पासवर्ड होता है और एड्रेस होता है। उसके बाद में घर के फ्रंट डोर की पिक होती है, एक औरत की पिक होती है जिसने एक नेकलेस पहना रहता है। वो सेम नेकलेस जो जूनिक ने मंजू को दिया हुआ होता है। रात में मार्क और मंजू वो घर में पहुंचते हैं तो मंजू देखती है कि वो घर में बहुत ही सारे टॉयज है और फोटोग्राफ्स है बच्चे की और एक औरत की। वो लोग और अंदर जाते हैं तो मंजू लिविंग रूम में देखती है कि एक फैमिली फोटो है जिसमें उसका पति, एक औरत और एक छोटा सा 9-10 साल का बच्चा है। इसमें एक बच्चा आता है और वो अपनी माँ को बुलाता है कि घर में कोई आया है। फिर एक औरत आती है और मंजू को देखकर बोलती है कि मुझे हमेशा से तुमसे मिलना था और उसका नाम कांग हाना है। वो कहती है कि इंसल्ट है कि मंजू को उसके बारे में नहीं मालूम लेकिन उसको मंजू के बारे में सब कुछ मालूम है। तो मंजू उससे पूछती है कि तुम्हारी बेटी की एज क्या है, तो वो बोलती है कि तुम्हें जानना है कि ये सब कुछ कब से हो रहा था। तो वो बाद में बोलती है कि मेरा बेटा 9 साल का है और जूनिक की माँ बोलती है कि बिल्कुल जूनिक जैसा लगता है। तो माँ को उस बच्चे को बोलता है कि चलो यहाँ से जाते हैं और वो उस बच्चे को यहाँ से ले जाता है। बोलती है कि जूनिक को इस बच्चे से बहुत प्यार था और इस बच्चे को भी जूनिक से बहुत प्यार था। ये हर हफ्ते 2 बार आता था वॉलीबॉल खेलने के लिए, लेकिन अभी खेलने के बजाय इसका बेटा थेरेपी ले रहा है क्योंकि इसने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। वो कहती है कि उस दिन चर्च में इसका बेटा भी था, दूसरे बच्चों के साथ में सिंगिंग कर रहा था। वो कहती है कि दुनिया ने तुम्हारा दुख दर्द समझा लेकिन उनके दुख दर्द का क्या, इसलिए उसको उससे इतनी ज़्यादा नफरत है। हर न्यूज़ चैनल, हर मीडिया आउटलेट पर सब उसी की बातें हैं। उसका वो भी उस दिन चर्च में थी, उसने भी जूनिक को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, लेकिन मंजू ने कितनी ग्रेसफुली सारी चीजें हैंडल कर ली। दुनिया भी उसके साथ में है, कोई उसके दुख के बारे में नहीं सोच। तो मंजू बोलती है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हाना बोलती है कि वो उसके ऊपर कोर्ट केस करने वाली है डीएनए के साथ में। वो अपने बेटे को उसका हक दिला के रहेगी और इस चीज़ में वो जूनिक की दादी भी उसका साथ दे रही है। वो इस घर से इस दिन जा रहे हैं और वो लोग जूनिक के पुराने घर में रहेंगे। वो कहती है कि दुनिया के सामने वो ये पूरा सच ला के रहेगी कि जूनिक उससे और उसके बेटे से प्यार करता था, मंजू से नहीं। तो मंजू कहती है इस वजह जूनिक की इमेज खराब हो जाएगी।
तो आना बोलती है अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब मैं पैसों के लिए कर रही हूँ तो बिल्कुल भी नहीं, वो बस मंजू से बदला ले रही है। वो चाहती है कि दुनिया के आगे सच है कि मंजू विक्टिम नहीं, वो और उसका बेटा विक्टिम है। ये सारा दुख दर्द ये और कुछ नहीं, बस एक ड्रामा है। जुनिक तो बस एक शादी में फंसा हुआ था। सच्चा प्यार तो वो जुनिक से करती थी, इसलिए इतने साल तक वो चुप बैठी रही, लेकिन अभी वो नहीं रहेगी। वो मंजू के गले में वो नेकलेस देखती है और बोलती है कि उसके पास भी सेम नेकलेस है। ये नेकलेस उसी ने बना के जुनिक को दिया था, और जब ये नेकलेस बना रही थी तो उसने प्रे किया था कि मंजू की भी लाइफ में इतना दर्द और दुख आए कि वो सहन ना कर पाए। बस उसे पता नहीं था कि दुख इतना बड़ा और इस टाइप का आएगा। ये बात होते ही मंजू घर से निकल जाती है।